जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है ऋषिकेत पटेरिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म द लर्नर अलायंस पर। जैसा कि आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है और आपके बार बार कहने के कारण कि पेपर में सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम याद नहीं कर पाते, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लगातार पिछली वर्षों में पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। एक शिक्षक होने के नाते मेरा कहना होगा कि आपको सभी क्वेश्चंस और किताबें पढ़नी ही चाहिए, परंतु पेपर के समय हमारे पास कम टाइम होने के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो यदि हमारे बीच में गैप नहीं आता है और पेपर के समय टाइम कम पड़ जाता है, तो हमने जो पढ़ा हुआ है वह तो हमें याद करना ही है, साथ में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर चैप्टर से मुझे लगता है कि पेपर में आने चाहिए, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को एक बार आप लिख करके याद कर लें और पेपर में भली भांति लिखें। चलिए, तो बिना समय गंवाए इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने राजनीति विज्ञान से संबंधित आपकी समझ को विकसित करने के लिए द लर्नर अलायंस नाम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें हमारा एक यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज और व्हाट्सएप चैनल है, जो सामान्यतः हमारे प्लेटफॉर्म का नाम द लर्नर अलायंस के नाम से आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपको वैश्विक भू राजनीतिक घटनाओं एवं NCERT की क्लास 11th और 12th के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के नोट्स, क्लासेस और MCQs और OT क्वेश्चंस प्राप्त होंगे। अतः हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद। अब बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर स्टडी। तो जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि क्लास 11th NCERT पैटर्न के बाद हमारे पास दो प्रकार की पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है हमारी राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी नाम से आती है, और इसमें त्रैमासिक परीक्षा में कुछ प्रश्न आए थे और अर्धवार्षिक परीक्षा में जो MP बोर्ड सरकार ने सिलेबस फिक्स किया है उसके हिसाब से हमारे जो चैप्टर हैं उसके मोस्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहला अध्याय आता है राजनीतिक सिद्धांत की पुस्तक का। चैप्टर का नाम ही है राजनीतिक सिद्धांत। तो सबसे पहली बात कि हमारे इस पुस्तक में जितने भी चैप्टर हैं उनके नाम और उसका अर्थ और परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। एक स्टूडेंट की ये विशेषता होती है कि वह चैप्टर से ही उस पाठ के बारे में समझ सकता है। अतः एक सबसे मोस्ट क्वेश्चन तो हमारे सामने ही होता है, जो चैप्टर का नाम है उसका अर्थ और परिभाषा बताइए। फिर इस पहले चैप्टर से राजनीतिक सिद्धांत से हमारे बीच में आ रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है उसे हम कह सकते हैं राजनीति कला है या विज्ञान, समझाइए। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, राजनीति कला है या विज्ञान, समझाइए। तो हमें पता है कि राजनीति ना तो पूर्ण रूप से कला है ना ही पूर्ण विज्ञान है, यह कला और विज्ञान का एक मिला जुला स्वरूप है। फिर दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसका महत्व बताइए। तो मैंने पहले ही बताया है कि प्रत्येक चैप्टर का नाम, उसकी विशेषताएं, महत्व। फिर नंबर तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से आना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना क्यों जरूरी है। या दूसरे प्रकार से हमारे बीच में आ सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए या क्यों आवश्यक है। यह प्रश्न 3 नंबर में पूछा जाता है। चौथा प्रश्न है, गांधी के राजनीति से संबंधित विचार बताइए। तो गांधी ने जैसे कहा है कि राजनीति ने हमें चारों ओर से सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और
इससे जूझने के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर आता है 5वां क्वेश्चन, जो मुझे लगता है कि 2 नंबर के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कि नेटिजन क्या है? तो हम कह सकते हैं कि जो आज की जो वर्तमान पीढ़ी है, आप सभी लोग जेन जी जिसे हम कहते हैं, वो नेटिजन है। अर्थात वर्तमान युग में नेट या इंटरनेट का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के समूह को ही नेटिजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि राजनीति के जनक कौन है? द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। नो वन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा विषय और विषय के जनक का नाम पता होना बहुत आवश्यक है। तो हम जानते ही हैं कि हमारी राजनीति के जनक हैं अरस्तु, जिसे अरिस्टोटल भी कह सकते हैं। फिर अगला 7वां क्वेश्चन आपके बीच आया है कि अरस्तु, प्लेटो, कौटिल्य और गांधी की पुस्तक का नाम बताइए। तो अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स, प्लेटो की है रिपब्लिक, कौटिल्य की है अर्थशास्त्र और गांधी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। 4 भारतीय एवं 4 पाश्चात्य विचारकों के नाम बताइए। इस प्रकार चैप्टर से मोस्ट क्वेश्चन यही लग रहे हैं मुझे। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो दूसरा चैप्टर है अपना स्वतंत्रता। तो सबसे पहला प्रश्न, स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता का महत्व बताइए। फिर स्वतंत्रता की परिभाषा भी कभी कभार पूछ ली जाती है। तो सबसे सिंपल परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सीले के द्वारा दी गई है। जैसे सीले ने कहा है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। यह ओटी के रूप में भी कभी कभार पूछा जाता है। तो आप याद कर लीजिए कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है, नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर लिखिए। यह 4 नंबर का प्रश्न है। स्वसंबद्ध और परसंबद्ध कार्यों में अंतर बताइए। यह भी 4 नंबर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की पुस्तक का नाम बताइए। तो नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के काले नेता हैं, इनकी पुस्तक का नाम है आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और आंग सांग सू की जो कि म्यांमार की रहने वाली हैं, इनकी पुस्तक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, अर्थात भय से मुक्ति। फिर आता है 5वां क्वेश्चन, जे एस मिल की पुस्तक। तो मैं आपको बता दूं, जे एस मिल को स्वतंत्रता का पुजारी कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी। फिर आपके पास क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का हानि सिद्धांत क्या है। तो ये भी जे एस मिल की पुस्तक में लिखा हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझाइए। अगला चैप्टर आपका आता है समानता। तो समानता क्या है और इसका महत्व बताइए। स्वतंत्रता और समानता में संबंध बताइए। या यही प्रश्न दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, समझाइए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जाता है और इससे 2 चैप्टर एक साथ पूछ लिए जा सकते हैं, स्वतंत्रता और समानता। तो कभी इस क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में समानता का क्या महत्व है। ये पिछली वर्ष वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, नारीवाद क्या है और नारीवादी विचारक समाज में असमानता का मुख्य कारण किसे मानते हैं। तो नारीवादी विचारक मानते हैं प्रतिसत्ता को। फिर हमारे सामने प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई और इसका क्या नारा था। तो यह क्रांति 1789 में हुई है और इसका प्रमुख नारा था लिबर्टी, इगलिटी और फ्रेटर्निटी, अर्थात स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लास्ट क्वेश्चन है आपका, समानता के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। तो 3 आयाम हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता।
अगला चैप्टर आता है आपका सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय क्या है, इसका महत्व बताइए। दूसरा प्रश्न है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत बताइए। और रॉल्स की पुस्तक का नाम, तो रॉल्स की पुस्तक का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में लिखी गई है। फिर बुनियादी आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, तो रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। चौथा प्रश्न आता है आनुपातिक या समानुपातिक न्याय क्या है। पांचवा आता है विभेदक बर्ताव से क्या आशय है। और छठवां प्रश्न है समान कार्य समान वेतन को समझाइए। आगे बढ़ते हैं नए चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर जो आपका आना है उसका नाम है अधिकार। तो अधिकार किताब में 2 बार है, दूसरी पुस्तक में भी अधिकार है, वो है भारतीय संविधान में अधिकार और ये है अधिकार। प्रश्न दोनों के संयुक्त रूप से पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पहला है अधिकार क्या है और इसका क्या महत्व है। नंबर 2, अधिकारों के प्रकार बताइए। सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों में अंतर बताइए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखें, आप लोग बहुत अच्छे से याद करें। अगला प्रश्न है अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ अंकुश लगाते हैं, समझाइए। अगला प्रश्न है मानव अधिकार क्या है और मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा या मानव अधिकारों की सार्वभौमिक सार्वभौमिक घोषणा कब हुई। तो 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा की गई है और 10 दिसंबर को ही विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार RTI 2005 क्या है। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। अगला प्रश्न है बंधुआ मजदूरी समाज के विकास में बाधक है, कैसे, समझाइए। अगला चैप्टर जो इस पुस्तक का अंतिम चैप्टर है जो अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाना है, नागरिकता। तो पहला प्रश्न है नागरिकता क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा मार्शल के द्वारा दी गई है, वो आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें या तरीके बताइए। तो भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त होती है, वो आपको पढ़ाया गया है। फिर भारत की नागरिकता किस प्रकार समाप्त हो सकती है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 4 नंबर में पूछा जाता है नागरिक और विदेशी में अंतर बताइए। फिर अगला प्रश्न है राष्ट्र राज्यों की राजनीतिक पहचान के तत्व क्या हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं जैसे राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय भाषा और जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, ये सब कुछ हमारी राष्ट्र राज्यों की पहचान के तत्व होते हैं। अगला है अमेरिका और अफ्रीका के अग्रणी काले नेता कौन थे। तो अमेरिका के नेता हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अफ्रीका के हैं नेल्सन मंडेला। फिर अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट शरणार्थी और अप्रवासी कौन कहलाते हैं। इसमें भी शरणार्थी कई बार पूछा गया है, कक्षा 11 और 12वीं में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है विश्व नागरिकता क्या है। ठीक है, इस प्रकार हमारी पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के प्रश्न जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आने हैं पूर्ण हुए। अब हम चलते हैं दूसरी पुस्तक की तरफ, संविधान का विकास। तो कक्षा 11 की दूसरी जो राजनीति की पुस्तक है उसका नाम है भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है संविधान क्यों और कैसे। ये ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो पहला आपके सामने आया नंबर 1, पहला चैप्टर है क्वेश्चन है संविधान क्या है और इसकी विशेषताएं बताइए। दूसरा प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है, द हेवंस ऑफ द लॉयर। ये सर आइवा जेनिंग्स के द्वारा कहा गया है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। अगला प्रश्न है तीसरा, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। चौथा प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, यह कब और किसने पेश किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने,
13 दिसंबर 1940 को यह प्रस्ताव पारित किया, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान की प्रारूप समिति क्या थी और इसके अध्यक्ष और सदस्यों के नाम बताइए। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है आपका छठवां, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी और यह कब लाई गई। तो 1946 में लाई गई थी। सातवां प्रश्न है आपका, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और इसमें कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सदस्य थे 389। बाद में पाकिस्तान का बंटवारा हो जाने के कारण 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए और हमारे पास कुल 299 सदस्य बचे। अगला प्रश्न, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 9वां, संविधान कब बनकर तैयार हुआ और कब लागू हुआ। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, अर्थात संविधान को लागू करने में 2 माह का समय लिया है हमने। नंबर 10, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, अर्थात हमने भारत के संविधान को प्रमुख प्रावधानों को किस देश से लिया है, अपनी ज़रूरत के अनुसार हमने उसमें बदलाव भी किया है। अतः भारत के संविधान को कई विशेषज्ञ उधार की पोटली भी कहते हैं। लगभग 60 देशों के संविधान से हमने प्रावधान लिए हैं। 11वां क्वेश्चन आपका है कि भारत का संविधान कैसे बना। अगला चैप्टर इसी किताब का आपका आता है, भारतीय संविधान में अधिकार। तो भारतीय संविधान में सबसे पहला प्रश्न, ये पहले भी पूछ चुका हूं मैं, अधिकार क्या है, इनका महत्व और विशेषताएं बताइए। दूसरा प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कई बार पेपर में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना रहती है, लगभग प्रति वर्ष यह प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इन 6 मौलिक अधिकारों की व्याख्या ठीक से करना है। अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक अधिकारों की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 3, अधिकारों और कर्तव्यों में क्या संबंध है, समझाइए। तो सामान्यतः कभी भी संबंध पूछा जाए तो हमें उसको सकारात्मक तरीके से जवाब देना है और संबंध हमेशा पूरकता का ही रहेगा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि विरोधी। इससे हमारी मानसिकता परिलक्षित हो जाती है। नंबर 4, मौलिक कर्तव्य क्या है और संविधान में कब और कहाँ से जुड़े। तो हमने भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यह जोड़े गए थे और रूस के संविधान या तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। अगला प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए। संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 में इसकी चर्चा है, इसे हमें लिखना है। अगला प्रश्न, संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय किस अधिकार को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है और किसने कहा है। तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। 7वां, मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। तो इसके बाद 8वां प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण एवं अधिकार परीक्षा रिट क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटों का वर्णन है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। इनमें मुझे लगता है कि ये दोनों सबसे मोस्ट हैं, तो इन्हें आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए लिख करके। नंबर 9वां, क्या अधिकार असीमित होते हैं। इसका जवाब देना है कि अधिकार असीमित नहीं है। कैसे है ये आप लिखेंगे, अपने 3 नंबर का प्रश्न है। 10वां प्रश्न है और लास्ट इस चैप्टर का, मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना पाई जाती है, समझाइए। तो ये प्रश्न पिछली बार वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न
या अगला चैप्टर रहा इस किताब का चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो पहला प्रश्न आता है, चुनाव आयोग के कार्य या शक्तियां बताइए। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर का या इस चैप्टर का, जो पेपर में आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, समझाइए। तो ये थोड़ी सा कठिन है, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो पिछली बार पूछा गया है, मतदाता पहचान पत्र या वोटर आईडी कार्ड VIC का क्या महत्व है। तो फर्जी मतदान को रोकने के लिए इसका महत्व है, ये आप लिख सकते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, अग्रता ही विजेता या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति क्या है, समझाइए। और लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से क्या आशा है। एक प्रश्न और OT में पूछा जा सकता है कि EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का फुल फॉर्म बताइए। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला चैप्टर है भारत का संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव। पहला प्रश्न आता है, कार्यपालिका क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो हमें 2 प्रकार लिख देना है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, तो वास्तविक में प्रधानमंत्री। अगला दूसरा प्रश्न है आपका, संसदीय शासन प्रणाली एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर बताइए। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसा कि भारत में है संसदीय शासन प्रणाली और अमेरिका में है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ये 4 नंबर का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की योग्यताएं बताइए। इसी में 8वां प्रश्न भी इसका है, राज्यपाल के पद की योग्यताएं। तो इन तीनों की योग्यताएं लगभग समान है, केवल 1 पॉइंट का ही अंतर है। तीनों की आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति चाहे राज्यपाल, तीनों की आयु होगी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हुआ हो और किसी सरकारी लाभ का पद धारण ना करता हो। इसी के साथ लास्ट पॉइंट जो सबका अलग होगा, राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और राज्यपाल राज्य विधान मंडल के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वही व्यक्ति राज्यपाल बनेगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन सी हैं। तो 3 प्रकार से राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, संवैधानिक आपात, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात। नंबर 5, अध्यादेश क्या है और यह कब पारित किया जाता है, इसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। नंबर 6, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर बताइए। मंत्रिपरिषद एवं इसे मंत्रिमंडल को कैबिनेट भी कहा जाता है, तो इनमें अंतर बताना है। ये 4 नंबर का प्रश्न है। 7वां है, प्रधानमंत्री के कार्य या शक्तियां बताइए। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां लगभग समान है, इसलिए इसे भी हमें समझना होगा। अगला 8वां प्रश्न इस चैप्टर से आएगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ। 9वां, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत क्या है। तो ये भी आपका मोस्ट क्वेश्चन है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकसभा। नंबर 10, नौकरशाही क्या है, इसके प्रकार बताइए। ब्यूरोक्रेसी, व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। 11वां क्वेश्चन आपका आता है, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों से मिलकर सरकार बनती है। अगला चैप्टर हमारा रहा विधायिका। तो विधायिका में सबसे पहले प्रश्न आएगा, विधायिका क्या है और भारत की विधायिका का नाम क्या है। तो संसद है और भारत की विधायिका में द्विसदनीय विधायिका है। दोनों सदनों के नाम लिखना है, तो लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा प्रश्न, संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद बनती है। नंबर 3, संसद के कार्य या शक्तियां बताइए। नंबर 4 प्रश्न है आपका, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य बताइए। अगला क्वेश्चन,
भारतीय की संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है? अर्थात भारत की संसद में लोकसभा और राज्यसभा क्यों रखी गई है, ये हमें बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है। पिछली बार वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। नंबर 6वां, संसद कानून कैसे बनाती है अथवा संसद द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। तो ये स्टार क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना रहती है, लेकिन 4 नंबर का बड़ा प्रश्न है, इसलिए लिख कर के याद करें। नंबर 7वां, प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या है? तो सदन की कार्यवाही के दोनों प्रश्न हैं और दोनों 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। नंबर 8वां, अविश्वास प्रस्ताव क्या है? 9वां प्रश्न है दल बदल क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है, 11वीं और 12वीं में भी पूछा जाता है। दल बदल। 10वां क्वेश्चन आपका है संसद की लोक लेखा समिति क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला चैप्टर का नाम है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका से जो हमारे प्रश्न आने हैं, तो न्यायपालिका का पहला प्रश्न है न्यायपालिका क्या है, इसके कार्य और शक्तियां बताइए। यही मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो आपका है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता बताइए। योग्यताएं जितनी भी हैं आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनेगा वह 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या भारत के किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, या फिर वह 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, और राष्ट्रपति की नज़र में प्रख्यात विधिवेत्ता या कानून का अच्छा जानकार हो। सामान्यतः 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं और काफ़ी योग्यताएं हैं। नंबर 3, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा क्या है? ज्यूडिशियल रिव्यू। नंबर 4था क्वेश्चन है आपका जनहित याचिका क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न आपका है न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है? व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। नंबर 6वां, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार या शक्तियां बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ी बड़ा है, यदि याद नहीं हो रहा है तो इसको आप छोड़ दीजिए। भारत का सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कहाँ बना हुआ है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट बना है नई दिल्ली में, भारत की राजधानी में, लेकिन मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट राजधानी में न बन के जबलपुर में बना है। अतः जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। और हाई कोर्ट की 2 खंडपीठें इंदौर और ग्वालियर में हैं। 8वां प्रश्न, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? ये प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा लग रही है मुझे। अंतिम क्वेश्चन पिछले साल वार्षिक परीक्षा में आया था। न्यायपालिका वित्तीय रूप से कार्यपालिका और विधायिका पर निर्भर नहीं है। नया चैप्टर ये रहा संघवाद। तो संघवाद, फेडरलिज्म, यह अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला लास्ट चैप्टर है। पहला प्रश्न इसका है कि संघवाद क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। दूसरा आता है संघवाद की विशेषताएं बताइए या भारतीय संघ की विशेषताएं बताइए। दोनों लगभग एक से प्रश्न है, एक ही जवाब है इनके, तो कोई भी आए आप लिख करके आ सकते हैं। 2 नंबर में पूछा जाएगा। इस चैप्टर से बड़े क्वेश्चन नहीं आना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आएगा संविधान की सर्वोच्चता से क्या अर्थ आशय है, या संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ बताइए। तो संविधान ही सबसे ऊपर है, ये हमें बताना है। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके नाम और राजधानी आपको याद करनी है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रांतीय स्वायत्तता का क्या अर्थ है? 6वां, संघ सूची, संवर्ती सूची एवं राज्य सूची क्या है? तो हमें लिखना है कि किस पे कौन कानून बनाएगा, इसमें थोड़ी सा अंतर। लास्ट प्रश्न इस परीक्षा तक का, अवशिष्ट शक्तियों से क्या तात्पर्य है? इस प्रकार हमारा संघवाद का चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। संघवाद के चैप्टर में ही कुछ राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान है। जैसे एक पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिया गया था इस धारा के द्वारा, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ मुझे लग रहा था कि जो भी मुझे लगा कि ये प्रश्न पेपर में आ सकते हैं या आने की संभावना है,
यदि मैं पेपर बनाता तो ऐसे ही प्रश्न आपके सामने रखता। तो आप इन प्रश्नों को एक बार लिख कर अवश्य याद कर लें, क्योंकि लिखा हुआ हम कभी भी नहीं भूलते। और इसी के साथ जो छात्र सभी प्रश्न याद कर सकते हैं, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आगे जैसे ही आपकी परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद मैं अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने आऊँगा। एक-एक प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं वो लिख करके आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय राम जी की।